नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निबंध शामिल किए गए हैं उनको, और उसी के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे विद्यानिवास मिश्र का एक शानदार निबंध जिसका नाम है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो हम लोग अपने निबंध की चर्चा करें उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं अपने निबंधकार पर, यानी विद्यानिवास मिश्र के जीवन वृत्त पर। बस 2 मिनट की ये चर्चा रहेगी, फिर इसके बाद हम लोग अपना निबंध पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो मिश्र जी का जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। किस सन में हुआ था? 1926 को। निबंध जितने भी आपके सिलेबस में लगाए गए हैं और उनके जो निबंधकार हैं, इनके सन आपको हर हाल में, इनके जन्म वर्ष के सन आपको हर हाल में याद होने चाहिए, क्योंकि कई परीक्षाओं में इन निबंधकारों, जो अभी 2023 के दिसंबर में ही पेपर हुआ था, इसमें 4 निबंधकार आपको दे दिए गए थे। चारों के चारों निबंध आपके पाठ्यक्रम में थे और आपसे उनके जन्म वर्ष के अनुसार उनको जो है क्रम में लगवाया गया था। तो जन्म वर्ष आपको हर हाल में याद रखना है। तो मिश्र जी का जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, और इनके गांव का नाम क्या था? पकड़डीहा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मिश्र जी का जन्म 14 जनवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पकड़डीहा नामक गांव में हुआ था। मिश्र जी एक छद्म नाम भ्रमरानंद नाम से जो है रचनाएं किया करते थे, और ये जो नाम था इनको किसी के द्वारा दिया गया नहीं था। ये नाम इन्होंने खुद को दिया था, खुद इस नाम से ये जो रचनाएं किया करते थे, और इस नाम से इन्होंने अपने लंबे रचना संसार में बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो आपको मिश्र जी का ये छद्म नाम याद रखना है कि ये भ्रमरानंद नाम से जो है रचनाएं किया करते हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, इन तीनों लोगों की तिकड़ी को ललित निबंधों की त्रयी के रूप में जाना जाता है। आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है कि ललित निबंधों की त्रयी में कौन कौन से 3 नाम शामिल हैं? तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। ये 3 लोग मिलकर ललित निबंधों की त्रयी के रूप में जाने जाते हैं। कुछ बातें और हम जान लेते हैं मिश्र जी के बारे में। मिश्र जी 1992 से 94 तक नव भारत टाइम्स के संपादक रहे, राज्यसभा के मनोनीत सांसद रहे, और इनके द्वारा एक मासिक पत्रिका जिसका नाम था साहित्य अमृत, जिसका कुशल संपादन किया गया। तो ये पत्रिका आपको याद रखनी है कि साहित्य अमृत के संपादक कौन थे। तो आपको याद रखना है कि साहित्य अमृत जो कि एक मासिक पत्रिका थी, इसके संपादक मिश्र जी थे, ठीक है ना। मिश्र जी पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किए गए, और 1982 में इन्होंने रोमानिया की यात्रा की। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि इन्होंने 1982 में रोमानिया की यात्रा की? यात्राएं तो इन्होंने बहुत सारी की, लेकिन मैं ये फैक्ट आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इस यात्रा का वर्णन इन्होंने अपने निबंध संग्रह, जिसका नाम है तमाल के झरोखे, ये इनका निबंध संग्रह है तमाल के झरोखे, इसमें एक निबंध लिखा तोमार की मन आछे। इस निबंध में इन्होंने इस यात्रा का सविस्तार वर्णन किया है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो इनका निबंध है तोमार की मन आछे, इसमें कहां की यात्रा का वर्णन है? तो रोमानिया की यात्रा का वर्णन है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। मिश्र जी ने बहुत सारे निबंध लिखे। इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि इन्होंने 4 दर्जन से अधिक निबंध संग्रह जो है इनके प्रकाशित हो चुके हैं। तो 4 दर्जन से अधिक जिसके निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हों, उसने कितने निबंध लिखे होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। खैर, वो एक अलग बात है। हम लोग विद्यानिवास मिश्र जी के जो कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन पे बात कर लेते हैं, उनके प्रकाशन वर्ष पे बात कर लेते हैं। बाकी आप सबको याद रख सकते हैं तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन ये जो सामने आपको निबंध दिख रहे हैं इनको आपको भूलना नहीं है। ये सारे के सारे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे चितवन की छां,
चितवन की छां मिश्र जी का जो है पहला निबंध संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1952-53 के साल में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा, मिश्र जी का पहला निबंध संग्रह चितवन की छां। तुम चंदन हम पानी 1956 में है। आंगन का पंछी और बंजारा मन 1962 में है। मैंने सिल पहुंचाई 1966 में है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 में है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जिस निबंध संग्रह का यही वाला निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आज हम लोगों को पढ़ना है, वो 1974 में है। परंपरा बंधन नहीं 1976 में है। अस्मिता के लिए 1980 में है। संचारिणी 1982 में है। शेफाली झर गई 1987 में है। सोहम 1991 में है। नदी नारी और संस्कृति 1993 में है। और सीरीज की याद आई 1995 में है। तो ये सारे के सारे बड़े महत्वपूर्ण इनके निबंध संग्रह हैं, जिनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इनके बारे में बात कर ली। अब हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करते हैं अपना निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो मिश्र जी का ये ललित निबंध है। पहली बात आप लोग याद रखें, ललित निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में जो है प्रकाशित हुआ था। ये इनका जो निबंध संग्रह है, जिसमें आज का अपना निबंध संग्रहित है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और इस निबंध संग्रह में कुल 17 निबंध हैं। कुल कितने निबंध हैं? 17 निबंध हैं, जिसका अंतिम निबंध जो है वो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये जो निबंध संग्रह है, ये आपको याद रखना है कि इसमें कुल कितने निबंध हैं। तो इसमें कुल 17 निबंध हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा एक विचार प्रधान ललित निबंध है, और इसे व्यक्ति व्यंजक निबंध भी कहा जाता है, कहा जा सकता है। व्यक्ति व्यंजक निबंध कहें या फिर आत्मपरक निबंध कहें, दोनों एक बातें हैं। अब ये क्या चीज होती है? व्यक्ति व्यंजक निबंध को आप मोटा माटी इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अपने से जुड़ी किसी घटना पे कोई निबंध लिख देना। मान के चलो आप जो है किसी अन्य से जुड़ी किसी घटना पे निबंध लिखते हैं, या फिर कोई विशेष घटना पे या किसी विशेष वस्तु पे या किसी विशेष चीज पे आप निबंध लिखते हैं, तो वो जो है व्यक्ति व्यंजक निबंध के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन अपने से जुड़ी घटना, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की छोटी लड़की ने उनसे पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उन्होंने उस पर एक निबंध लिख डाला। तो ये क्या है? वो भी व्यक्ति व्यंजक निबंध की श्रेणी में आएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इनके घर में जो इनका लड़का और एक बाहर से आई लड़की, दोनों बाहर संगीत सुनने के लिए जाते हैं, और उनके इंतजार करने के दरमियान मिश्र जी ये निबंध लिख डालते हैं। तो ये किस श्रेणी में आएगा? व्यक्ति व्यंजक निबंध की श्रेणी में आएगा। ये जो है एक मोटा माटी आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति व्यंजक निबंध है क्या। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये एक ललित निबंध होने के साथ साथ व्यक्ति व्यंजक निबंध भी है। इस निबंध में वर्तमान पीढ़ी उसके पूर्व पीढ़ी की संवेदनशीलता, इस निबंध में वर्तमान पीढ़ी के प्रति उसकी पूर्व पीढ़ी की संवेदनशीलता और मंगल कामना का अपूर्व लगाव दर्शाया गया है। जैसे एक कथन में जो है निबंधकार कहता है कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। अब मुझे एक चीज बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि अब यहां से आप लोग परेशान हो सकते हैं कि अब यार ये क्या पढ़ें, जो है इसमें क्या जो है ये खाली लिखा है, ये तो मैं जो है अपने आप पढ़ सकता हूं। अपने आप नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप निबंध एक ऐसी चीज है जिसमें आप बोर हो जाते हैं। तो निबंध आपको कोई दूसरा अच्छी तरीके से फैक्ट लाके पढ़ा सकता है। अपने आप बहुत ज्यादा निबंध पढ़ लेंगे तो मुझे पता है कि यहाँ से आप थोड़ा सा परेशान होंगे। आगे की क्लास में थोड़ा आपको संघर्ष करना है, लेकिन ज़्यादा क्लास नहीं बची है। 10 मिनट बहुत ज़्यादा 9 मिनट, इतनी क्लास में अगर आप मेरे संग बने रहेंगे, साथ बनाए रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। निबंध के बहुत सारे फैक्ट आपको आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो है बने रहना है धैर्य के साथ, और आपको चीजें समझनी है कि क्या बताने की आपको कोशिश की जा रही है। एक एक फैक्ट, एक एक पंक्ति आपके लिए एक तरीके से लाइन है। हर लाइन से आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, और किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न भी इसमें जो है रखे गए हैं। तो आपको बने रहना है, क्लास को छोड़ना नहीं है, पूरी क्लास देखनी, ठीक है। निबंध में जो लेखक का पुत्र है जिसका नाम चिरंजीव है, और लेखक के घर आई महानगरीय वातावरण में पली एक मेहमान कन्या है जिसका नाम कृष्णा है। वे रात को 9 बजे संगीत का कार्यक्रम देखने जाते हैं। अब ये जो है आपको फैक्ट लग सकता है कि इसमें हम क्या याद करें, लेकिन आपको बता दें बिल्कुल इसी फैक्ट से आपसे एक प्रश्न भी पूछा गया है। प्रमाण के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो प्रश्न है
ये प्रश्न अभी 2023 में, ये प्रश्न अभी 2023 में दिसंबर में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध में मेहमान रात्रि को किस कार्यक्रम में गए थे? साहित्यिक कार्यक्रम में, संगीत कार्यक्रम में, नाटक के कार्यक्रम में या फिर पारिवारिक कार्यक्रम में? तो आपको बताना है कि ये जो है संगीत कार्यक्रम में गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप से प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि वो लोग कहाँ गए थे? संगीत कार्यक्रम को देखने गए थे। तो हर पंक्ति आपके लिए प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। बढ़ते हैं अपने अगले निबंध की पंक्तियों की तरफ, फैक्ट की तरफ। लेखक का जो लड़का है वो किशोर वय का है, जवान है और वो संकट बोध की कविता लिखता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो किस तरीके की कविताएं लिखता है। जो लड़की है जो उनके घर में मेहमान है, जिसका नाम कृष्णा है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। लड़का जो है वो किशोर वय की कविताएं, संकट बोध की कविताएं लिखता है, उनका लड़का किशोर वय का है, और लड़की जो कृष्णा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है। संगीत कार्यक्रम देखकर वह दोनों सुबह 4 बजे आते हैं। और जो लेखक है, लेखक ने बताया था कि ज्यादा समय वहां पे मत व्यतीत करना, 9 साढ़े 9 तक आ जाना, लेकिन वो संगीत में उनका ज्यादा मन लग जाता है, तो वो कितने बजे लौटकर वापस आते हैं? 4 बजे आते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। निबंध में लेखक कहते हैं कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले की जाती है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया, निबंध किस तरीके से लिखा गया। ये जो लड़की है ये निबंधकार के घर में मेहमान है, और इनका लड़का जो चिरंजीव है वो लड़की के संग एक जगह संगीत सुनने के लिए जाते हैं, और उनसे कहा जाता है कि शीघ्र लौट आना, लेकिन उनको आने में जो है समय लग जाता है। तो एक तरफ लेखक उन लोगों का वेट कर रहा है और उसके मस्तिष्क में ये सारी चीजें चल रही हैं। तो यही जो है एक तरीके से निबंध की बनावट है। उसके मस्तिष्क में क्या क्या चल रहा है वो फैक्ट के तौर पे आपके सामने दिया गया है। लेखक इस निबंध में तुलसीदास के विषय में कहते हैं, तुलसीदास के विषय में कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा, और चित्रकूट में पहुंचते ही उन्हें कल कुटिल चाल दीख पड़ी। तो ये लाइन भी आप लोगों को याद रखनी है। ये प्रश्न आपको अभी बताया गया। निबंध में मुकुट से संबंधित भवभूति का श्लोक दिया गया है। कौन सा भवभूति का श्लोक दिया है? ये पुरा यत्र स्त्रोता पुलिन मधुना तत्र सरिताम, ये जो है एक श्लोक दिया गया। लंबा सा श्लोक है, खाली इसकी एक पंक्ति मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन आपको याद रखना है कि निबंध किसका दिया गया है? भवभूति का। आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि निबंध में किस विद्वान का जो है एक श्लोक दिया गया, भवभूति का दिया गया, मम्मट का दिया गया, रुद्रट का दिया गया, जगन्नाथ का दिया गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो भवभूति का दिया गया है, और ये वाला जो है आप में श्लोक दिया गया है। इस निबंध में पूरी भारतीय लोक संस्कृति राम से जुड़ी घटना परिघटनाओं के से अपने आप को परिपुष्ट करती है। इस निबंध में भोजपुरी शब्दों की प्रचुरता देखने को मिलती है, और निबंध में एक आंचलिक गीत भी आया है जिसको आप लोगों को याद रखना है। गीत क्या है कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा ता राम घर लौटे हैं। ये जो है एक आंचलिक गीत दिया गया है, और ये जो गीत है इसमें हर चीज, जो लक्ष्मण का दुपट्टा है, राम का मुकुट है, सीता का सिंदूर है, इसमें हर चीज का एक प्रतीक योजना है। कौन सी चीज किसकी प्रतीक है देख लेते हैं कि जैसे राम का वनवास मिलन आज के युग में नौकरी पैसों को लेकर घर से बाहर रहने वाले लोगों पर सटीक बैठता है। निबंध में आए लक्ष्मण का दुपट्टा, या फिर जो पटकवा लिखा है उसका मतलब दुपट्टा, प्रहरी की जागरूकता का प्रतीक है। निबंध में सीता का सिंदूर अखंड सौभाग्य का प्रतीक है, और राम का मुकुट उत्कर्ष का प्रतीक है। तो ये भी आप लोग याद रखें। निबंध में जो कुछ विशेष पंक्तियां आई हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये पंक्ति याद रखनी है, जो एक आंचलिक गीत आया है कि मेरे राम का भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण का पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिंदूरवा, सिंदूरवा यानी सिंदूर, तराम घर लौटी हैं। एक ये भी जो है प्रमुख पंक्ति है जिसको आप लोगों को याद रखना है कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में
कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुर रही है। बिसुर रही यानी सिसुक सिसुक कर रोना। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है। वही बात हो गई, राम का मुकुट इतना भारी हो उठा है कि राम उसे उसके बोझ से करा उठते हैं और वेदना से चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। ये पंक्तियां जो है निबंध में दी गई हैं। मन कितना बटा हुआ है, मन चाहिए और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश में बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। मुकुट दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। एक चौपाई भी जो है निबंध में आई है। चौपाई ये है कि लागत अवध भयाभव भारी, मानो काल राति अंधियारी। तो ये आपका बिना टाइम वेस्ट ही आपको जो है निबंध पढ़ा दिया गया, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते थे वो भी आपको बता दिए गए। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को जो है थोड़ा सा लाइक कर दें। जब मैं यहाँ पे पंखा चलाता हूँ तो बड़ी आवाज़ आती है, तो इस समय जो है बिल्कुल दोपहर का समय है, 4-5 बज रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा विकट है, पूरा जो है पसीने से भीगा हुआ शरीर है, तो मेहनत आपके लिए बड़ी करनी पड़ती है, बड़ी कर रहा हूँ। तो आपका भी थोड़ा सा तो ये फर्ज बनता है, जिसमें कुछ नहीं जाता, आपका 1-2 सेकंड का काम है। अगर आप क्लास को लाइक कर देते हैं, एक सकारात्मक कमेंट कर देते हैं, तो ये गर्मी जो है ये थोड़ा सा हल्की चीज़ हो जाती है। तो संघर्ष आपके लिए किया जा रहा है, इसको आप लोग थोड़ा स्वीकार्य करें और इसकी प्रतिक्रिया अपने लाइक के रूप में, कमेंट के रूप में, क्लास को शेयर करने के रूप में दें। और क्लास अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आई है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। धन्यवाद।